उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने यूसीसी को लेके ही बात की शुरुआत की है तो उसी पे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है देश के लिए भी, लोगों के लिए, और ख़ासतौर पर बीजेपी के पार्टी के लिहाज से बात करें तो पार्टी का जो एक कोर आइडियोलॉजिकल इशू था, जो 3 इशूज़ थे, राम मंदिर, धारा 370 कश्मीर और यूसीसी, तो उसमें से तीसरा जो बाकी था उत्तराखंड, वो राज्य लागू करने जा रहा है और आप वहाँ के मुख्यमंत्री। तो सबसे पहले वो तारीख की ही बात करें। आपने बताया था कि जनवरी में ये लागू हो जाएगा, माना जाए कि 26 जनवरी से लागू हो रहा है? नहीं, जल्दी हो जाएगा और आपको बहुत ही जल्दी इसी माह में ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। और जैसा आपने कहा कि हमारी पार्टी के 3 बड़े इशू थे, 3 बड़े संकल्प थे, जिसमें धारा 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता, तीनों ही काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक तरह से भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया, धारा 370 समाप्त हो गई और यूसीसी भी 2022 विधानसभा के उत्तराखंड के चुनाव में जी हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले एक निर्णय लेंगे। वो निर्णय होगा यूसीसी को देवभूमि में लागू करने के लिए। और उसके पीछे हमने यह भी कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश का प्रदेश है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है और हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री फोर्स में, देश में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। तो हम सरकार में आने पर सबके लिए, कोई किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, देवभूमि में अगर रहता है तो सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड बनने के बाद, राज्य स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो सरकार पहले थी उसी सरकार को दोबारा भी काम करने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उससे पहले उत्तराखंड में ये होता आया था कि जब भी चुनाव होता था, हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती थी। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड की जनता ने एक इतिहास बनाया, एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक तोड़ा, बदला और हमको मौका दिया। हमने जो वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने, वो हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। और उसको पूरी प्रोसेस उसकी एक थी कि हमने कमेटी बनाई थी और ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, उसको हमने विधेयक के रूप में हम लेकर आए, विधानसभा ने उसको पारित किया, राष्ट्रपति महोदया के पास गया, उन्होंने भी हमको अपनी मंजूरी दी। उसके बाद हमने एक्ट बनाया, एक्ट बनाने वाली कमेटी भी बनाई थी। एक्ट बनाकर हमको अक्टूबर के माह में एक्ट भी मिल गया। एक्ट में तमाम प्रकार से हमारा विधायी विभाग, न्याय विभाग, जो भी कानूनी परामर्श होता है वो सब करने के बाद वो हमको मिल गया। अभी राज्य मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दे दी है और जो जरूरी काम है, प्रशिक्षण इत्यादि सभी विभागों में होना है, एक बड़ी प्रोसेस है, उन सभी पर काम चल रहा है और वो पूरा लगभग पूरा हो गया है। जल्दी ही जो है हम इसको देवभूमि में इसकी शुरुआत करने वाले हैं और जनवरी महीने में शुरुआत होना है, इसी साल जनवरी हाँ, महीने मतलब में इसी माह शुरू हो जाएगा, इसी माह। हाँ, मतलब ये माना जाए कि 26 जनवरी से लागू हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लेकिन जल्दी ही जो करेंगे हम। उत्तराखंड कहा यह गया है कि ये जो मॉडल है यूसीसी का, इस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाएगा। क्या ये दबाव आप लोगों के ऊपर काम कर रहा था? क्योंकि स्वाभाविक तौर पर न्यायपालिका में इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या कोई एक दबाव रहा है कि हमें ऐसा मॉडल बनाना है जिसको देश भर में उसको अपनाया जाए? देखिए देवेंद्र जी, भारत के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे तो इसका प्रावधान किया गया है कि यूसीसी देश में लागू हो सकता है, राज्यों में लागू हो सकता है। हमने उन सभी जो भी उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया है और उसी के आधार पर हमने एक्ट बनाया है। एक्ट का भी परीक्षण किया है हमारे न्याय विभाग ने, हमारे विधायी विभाग ने। और देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी की ये गंगा भी जो है देवभूमि से निकल रही है।
इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्या जैसा कि अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत कि मुसलमानों को टारगेट करो तो हिंदू वोट पोलराइज होगा, ये एक सोच थी बीजेपी की? देखिए, ये हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने एक अपना प्रस्ताव रखा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो देवभूमि की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। ये तो मैंडेट दिया है, उन्होंने कहा है कि लागू होना चाहिए देवभूमि में, तभी दोबारा सरकार में आने का उन्होंने मौका दिया। तो हम वायदा पूरा कर रहे हैं, हम किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या बहुत सारे मौलाना वगैरह वो इस बात को लेके हमेशा से रिजर्वेशन में रहते हैं, ये भी देखिए, कह रहे हैं कि हाँ, जो गलत हो रहा है। लोग इस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वोटों के सौदागर बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन हम किसी को टारगेट करने जैसा कोई विषय नहीं है। ये तो हमारा सभी वर्गों का इसमें ध्यान किया गया है, और विशेषकर महिलाओं का, जो देश की 50% आबादी है, उस 50% आबादी का उत्तराखंड में ये 100% का कानून है। मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉज में उसमें ये दखल नहीं है? नहीं नहीं, किसी को दखल जैसी कोई बात नहीं, सबके लिए एक समान व्यवस्था हो रही है और भारत के संविधान के अनुरूप हो रही है। मुस्लिम लोगों के नज़रिए से अगर बात करें तो उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है? उनके लिए तो उनको ये लगेगा ना कि भाई हमारा एक पर्सनल लॉ था, उसमें ये दखल देने की सरकार की कोशिश, बीजेपी सरकार की कोशिश, इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने देखिए, काम देश किया। में अगर कोई इस प्रकार के कानून हैं जिसके कारण से जो है लोगों को कहीं ना कहीं कुरीतियाँ हैं या कहीं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इद्दत है, हलाला है, इन सब से छुटकारा मिलना चाहिए। और बहुविवाह हैं, तो ये सब जो प्रावधान किए गए हैं वो सब जो है विधि सम्मत सब किया गया है उसमें, कि सबके लिए एक समान व्यवस्था की गई है। 18 साल अगर बालिकाओं की आयु है तो सभी में है, सभी में होनी चाहिए। तब तक जो है उस प्रकार से फिजिकल है, उस प्रकार हर एक चीज़ें जो है उसमें ध्यान रखते हुए किया गया है। जैसे आपने बताया कि हलाला, इद्दत, इस तरह की जो चीज़ें मुस्लिम समाज में चलती हैं वो इसके बाद स्वाभाविक तौर पे यूसीसी के बाद वो खत्म हाँ, हो जाएगी। देवभूमि में जो है इन सब का समान नागरिक संहिता में जो है पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। शादी को लेके भी मुस्लिम महिलाओं को भी वही अधिकार होंगे जो कि हिंदू महिलाओं को अधिकार होंगे, या गोद लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सारी चीज़ें सारा सबके लिए एक समान व्यवस्था की गई है, इसमें किसी को कोई परेशान करने जैसी कोई बात नहीं है। और इसमें जो है महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान किया गया है, बच्चों के भविष्य का ध्यान किया गया है, बुजुर्गों के लिए जो है उनकी भी सुरक्षा हो। तो वो सारे के सारे जो है प्रावधान उसमें इसी प्रकार से किए गए हैं कि सबकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। अभी जैसे आप लोगों का बीजेपी पार्टी के तौर पे मैं कहूँ कि बीजेपी का एक नारा चलता है कि एक है तो सेफ हैं, या फिर बटोगे तो कटोगे। क्या उसी श्रृंखला में इसको भी रखना चाहिए कि यूसीसी को भी उसी सोच के तहत लाया गया है कि एक वोटों के पोलराइजेशन के तहत, जैसा कि अपोजिशन आरोप लगाता है? देखिए, देश के अंदर अच्छा काम करो तो आपको इस तरह से जो है, इसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। ये तो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प है, देश की लंबी प्रतीक्षा है इसके लिए कि देश जो है, देश की आज़ादी के बाद से लगातार देश इस बात की प्रतीक्षा करता रहा है, और देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है। यहीं पे मैं इस सवाल पूछूं, जैसे आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऐसा कब लगा, क्यों लगा, उसके पीछे वजह क्या थी कि यूसीसी उत्तराखंड में आना चाहिए? वजह क्या? देखिए, मैंने कहा पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो हर देश का 5वें सैनिक में से एक सैनिक उत्तराखंड का होता है। छोटे से राज्य का इतना बड़ा योगदान पूरे देश की सीमाओं की रक्षा में है, देश की सुरक्षा में है। और पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे सेना हो, हर जगह लोग मिलते हैं। देवभूमि है, पूरा देवों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे एक नया देव स्थान आपको दिखाई देगा। चारों धाम है, गंगा यमुना का उद्गम स्थान है, अन्य नदियां वहाँ से निकलती हैं, आदि कैलाश हमारे यहाँ है। तो हमने ये पहले ही कहा था कि हमको कि भाई देवभूमि में जो देश के लिए ज़रूरी कानून है, ये भारत के संविधान में जिनका प्रावधान किया गया है, वो देवभूमि उसकी शुरुआत करे। और मैंने शुरुआत नहीं करी है, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने करी है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम चुनाव में गए थे तो हमारा संकल्प था, जनता ने उसको आगे बढ़ाया है। आपके बारे में कहा यह जाता है कि हिंदू हृदय सम्राट की छवि पुष्कर सिंह धामी की भी हो रही है। क्या ये भी था कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते उस छवि को और ज़्यादा मजबूती मिले, या उस तरह की छवि बन जाए मेरी कि हिंदुत्व के लिए मैं ये काम करता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए लेकर? देवेंद्र जी, आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर विश्वास भी नहीं करता, और बहुत ज़्यादा मुझे अपने बारे में, मैं कभी अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा है कि कुछ करना है
कुछ अपने लिए बनाना है, बनना है या अपने को ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया है उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे इसमें ट्राइबल कम्युनिटी को अलग किया गया, अगर यूनिफॉर्मिटी की ही बात थी तो फिर सब पे होना चाहिए था। देखिए, जिनको भारत के संविधान में जिनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, विशेषाधिकार उनके लिए मिले हुए हैं, छूट मिली हुई है, तो भारत के संविधान के अनुरूप ही उनको अलग किया गया। और जब वो शामिल होना चाहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, जब हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी गई थी तो उन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल हो सकते हैं। जो पहले की हमारी प्रथाएं थी वो सब आवाज़ पुरानी हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने उसमें प्रिविलेज भारत के संविधान के अनुरूप किया है। अब जब भी वो शामिल होना चाहेंगे शामिल हो जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उत्तराखंड जैसे दूर दराज के गांव में भी शादी का पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस तरह की चीज़ें क्या लोगों को तकलीफ नहीं दे सकती है, समस्या नहीं हो सकती? नहीं, तकलीफ तो तकलीफ जैसा नहीं है, उसमें समय सीमा निर्धारित की गई है और मैं समझता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टियों से भी वो बहुत ज़रूरी है, वो होना चाहिए। और शुरू में हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों को नया लगेगा, लेकिन अंततः सबको लगेगा कि अच्छा कानून बना है, अच्छी बात आई है। जैसे उल्लंघन करने पे वो एक आपराधिक कृत्य होगा स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि कानून बन गया है, तो ये सारी व्यवस्था नहीं, अभी करना। आदत में आ जाएगा, बहुत जल्दी सबकी आदत में आ जाएगा। देखिए, देश में 2014 में आपको ध्यान होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, हम जो है वो कार्ड से जो है सबका पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट होगा, तो उस समय विपक्ष ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी उस समय। उन्होंने कहा कि यहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यहाँ लोगों के पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं है, कहाँ से लोग आएंगे, देश की इतनी बड़ी आबादी जो है आज इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करती है। देखिए आज क्या है, 2025 में आप देखिए तो पूरे दुनिया का जो है 50-60% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल भारत में हो रहा है। छोटा छोटा चाय वाला, सब्जी बेचने वाला। और अभी दीपावली में मैंने स्वयं जो है जाकर जो है मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए बर्तन और दिए खरीदने में गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो शुरुआत होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनके अच्छे के लिए बनाया गया है। और एक व्यवस्था बनेगी तो सबको अच्छा लगेगा, सब व्यवस्थित हो जाएंगे जब लोगों को लगेगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत चलना है। लेकिन जो लोग प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के बहुत ज़्यादा हिमायती होते हैं, वकालत करते हैं, जैसे उनको लिव इन रिलेशन को लेके जो आप लोगों ने शर्त लगाया कानून में, उसमें दिक्कत है कि भाई ये तो गोपनीय होनी चाहिए, इसमें क्यों है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराएं, सारी चीज़ें बताएं। नहीं, ठीक है, आपने ये प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जवाब सभी को जानना भी चाहिए। एक श्रद्धा बालकर और आफताब का एक केस दिल्ली में हुआ था, बहुत आप सबको ध्यान होगा। 300 लीटर के फ्रिज में जो है काट कर जो है वो डाल दिया गया था। हमने जो है ऐसे ही केसों का स्टडी किया और एक मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई शहरों में इस प्रकार की घटनाएं आई। जब शुरू में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके संबंध अच्छे होते हैं, साथ में रहते हुए कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। माता पिता को भी पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं। यदि उनकी जानकारी होगी, उनके माता पिता को जानकारी होगी और होगा कि भाई साथ में अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो कल के दिन जो पुलिस में जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, कोई आपराधिक कृत्य होता है या आपस में ही मारपीट हो जाती है, तो माता पिता को पूरे जीवन भर पछताने के सिवा, रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता है। उन बच्चों की भी सुरक्षा का हमने ध्यान किया है इसमें। ये कोई प्राइवेसी ख़त्म करने जैसा नहीं है कि हम किसी की निजता को भंग कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल है कि जो लोग भी इस प्रकार से रहते हैं उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। हमने उन बच्चों के उस सुरक्षा को ध्यान में रख के ही प्रावधान किया है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी को लेके भी, डेमोग्राफी चेंजेस को लेके भी कोई एक कंसर्न रहता है क्या आप लोग? देखिए, राज्य बनने के बाद और उससे पहले चूँकि हम उत्तर प्रदेश के एक पार्ट के रूप में थे, तो डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन आया है और ये राज्य के लिए ठीक नहीं है। वहाँ का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो सुरक्षित रहे, वहाँ की देवभूमि सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, संवर्धित रहे, इसकी चिंता है हमको। और हम इसमें लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव अब चल रही है हमारे यहाँ। मतलब इसको थोड़ा सा और खुल के अगर जैसे बात करें तो उसमें मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में जो बढ़ रही है, ये सरकार के लिए कंसर्न है, आपके लिए कंसर्न है वहाँ पे उत्तराखंड में? नहीं, हर एक उत्तराखंड वासी के लिए कंसर्न है। और मैं कहूँ उत्तराखंड वासी नहीं, देशवासी, और देशवासी नहीं मैं कहूँ जो दुनिया के देशों में रहने वाले लोग भी हैं, वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। कहीं पर भी अवैध कब्जे कोई अच्छा नहीं मानता है।
सरकारी ज़मीनों पर, वो भी किसी धर्म की आड़ पर, किसी उस पर कि भाई कहीं पर कुछ कर दिया, कहीं कोई धार्मिक स्थल बना दी सरकारी ज़मीन पर, नीचे जो है कहीं मज़ार बना दी, मज़ार के नीचे कुछ निकलता नहीं है, देखा गया खोदा गया। ऐसे पूरी सरकारी ज़मीनें, हमारे वन विभाग की अधिकांश ज़मीनों पर, पीडब्ल्यूडी की, रेवेन्यू की, सिंचाई विभाग की ज़मीनों पर, और ये बहुत बड़ा अतिक्रमण था। और ये हमने 5,500 एकड़ ज़मीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराई। आप 5,500 एकड़ अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, बहुत सारी अभी जो है मदरसे इस तरह से संचालित हो रहे थे, उन मदरसों की भी हम जांच कर रहे हैं। और हमने कहा है सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, उस विभाग को कहा है कि सब सघन जांच करें, और जहाँ भी इस प्रकार की बातें आ रही हैं उसको बिल्कुल कार्रवाई करें, और ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की संभावनाओं को? देख ले, पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, लोग डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं। और उसका उदाहरण है अभी हरियाणा। देखिए, तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन लगा है, क्योंकि काम तेज़ी से वहाँ पर हुए हैं, तेज़ी से विकास के काम हुए हैं। केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो है वहाँ के लिए, हरियाणा के लिए इतने सारे काम हुए। चुनाव शुरू हुआ तो शुरू में लोग कह रहे थे कि हरियाणा में सरकार नहीं आएगी। फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ भी लोग कह रहे थे इस बार तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं आएगी। आप देखिए, दोनों जगह इतनी भारी बहुमत की सरकार बनी। और दिल्ली में भी इस बार दिल्ली के लोगों ने देखा है किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आपदा की सरकार, आपदा, ये आपदा है दिल्ली के लिए। ये ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में फ्री पॉलिटिक्स की होड़ लगी हुई है और बीजेपी भी को उसी ट्रैक पे जाना पड़ रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल करते हैं। देखिए, जो जनता के कल्याण के जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो पहले से भी चल रहे हैं, उनको चूंकि जनता एक बार मिलना प्रारंभ हो गया है, तो वो बंद नहीं होने वाली हैं, बंद नहीं हो रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाली कांग्रेस पार्टी, आपको उम्मीद है कि यहाँ पे थोड़ा फाइट करे, थोड़ा मजबूती से लड़े? वो देखिए, वो तो अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में यहाँ मिलके लड़ रहे थे, उधर हरियाणा में लड़ रहे थे, पंजाब में अलग अलग लड़ रहे थे। तो इनको जहाँ जहाँ दिखता है कि भाई एक साथ आना है, एक साथ आ जाते हैं। जहाँ इनको लगता है एक साथ आने से हमारा नुकसान हो रहा है, तो अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन अंदर से सब एक मिले हुए हैं। इनको वोट देने का मतलब है इन्हीं को जो है अपना वोट खराब करना। चलिए मुख्यमंत्री जी, आप इंडिया टीवी पे आए, इंडिया टीवी से बातचीत आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं उस ऐतिहासिक कानून के लिए जो कि उत्तराखंड, मैं ये कह रहा हूँ कि 26 जनवरी को लागू करने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, नमस्कार।